नमस्कार। बीएड पार्ट 1 के शिक्षण में पुनः आप सभी का स्वागत है। मैं उमेश चौहान इस छात्रों के साथ उपस्थित हूँ चर्चा करने के लिए। तो आइए आज हम टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के अंतर्गत विशेष रूप से गणित शिक्षण के उद्देश्य के ऊपर चर्चा करते हैं। इस चर्चा करने से पूर्व मैं आप लोगों को एक बार पुनः स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ कि पिछले टॉपिक के अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको आप ज़रूर देखिए। इस चर्चा को प्रारंभ करने से पूर्व मैं थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर देना चाहता हूँ कि इसके पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था गणित शिक्षण के लक्ष्य के ऊपर। गणित शिक्षण के लक्ष्य में हमने गणित शिक्षण के लक्ष्य की परिभाषा को पढ़ा था। उसमें हम केवल लक्ष्य को डिफाइन किए थे कि लक्ष्य वास्तव में होता क्या है, लक्ष्य किसे कहते हैं, लक्ष्य की विशेषताएं क्या होती हैं, और फिर उसके बाद हमने बात किया था कि लक्ष्य का लेखन कैसे किया जाता है, लक्ष्य का लेखन इन्फिनिटिव वर्ब की मदद से कैसे किया जाता है, लक्ष्य का लेखन हिंदी में कैसे किया जाता है, लक्ष्य का लेखन अंग्रेजी में कैसे किया जाता है। फिर उसके बाद गणित शिक्षण के लक्ष्य का विस्तृत अध्ययन किया था। कुछ प्रकरणों को ध्यान में रख करके वो इस प्रकार से थे कि गणित शिक्षण के सामाजिक लक्ष्य, गणित शिक्षण के अनुशासनात्मक लक्ष्य, गणित शिक्षण के सांस्कृतिक लक्ष्य, गणित शिक्षण के प्रयोगात्मक लक्ष्य। तो इसके अलावा भी और बहुत सारे लक्ष्य हैं जिनकी हमने चर्चा नहीं किया था, आप उसको अलग से पढ़ सकते हैं। तो आइए आज हम विस्तृत रूप से गणित शिक्षण के उद्देश्य के ऊपर चर्चा करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि गणित शिक्षण के लक्ष्य के ऊपर हम लोगों ने अध्ययन किया था, तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि लक्ष्य वह होता है जिसे व्यक्ति ध्यान में रख करके कार्य करता है। लक्ष्य वह होता है जो एक लंबे समय के पश्चात प्रयास करने के पश्चात एक लंबे समय के प्रयास के पश्चात कोई व्यक्ति जिसे प्राप्त करने की उम्मीद या इच्छा रखता है उसे हम लक्ष्य कहते हैं। तो उद्देश्य और लक्ष्य में बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं है। उद्देश्य लक्ष्य ही होते हैं एक प्रकार से। अंतर बस इतना है कि उद्देश्य को हम कुछ समय में, कुछ घंटों में, कुछ ही प्रयासों में प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन लक्ष्य को प्राप्त करने में अनेकों प्रयास, अनेकों घंटे कि बहुत सारे घंटे लग जाते हैं। तो यही इसमें अंतर है। डेफिनेशन से दोनों एक जैसे प्रतीत होते हैं, लेकिन अंतर बस छोटे और बड़े का है। कार्य दोनों का एक ही है, एक साधक है और दूसरा साधन है। तो आइए गणित शिक्षण के उद्देश्य को डिटेल में समझते हैं। हाँ, तो गणित शिक्षण का अर्थ एवं परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। तो जैसा कि हमने आपको बताया पिछली वीडियो में, हमने आपको एग्जाम्पल दिया था 3 प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थियों की। एक विद्यार्थी जो इंजीनियर बनना चाहता है, दूसरा विद्यार्थी जो डॉक्टर बनना चाहता है, तीसरा विद्यार्थी जो शिक्षक बनना चाहता है। तो आज मैं केवल शिक्षक बनने वाले विद्यार्थी के ऊपर चर्चा करूंगा। तो उसमें हम लोगों ने चर्चा किया था कि एक विद्यार्थी जो प्राथमिक विद्यालय का 5वीं का मान लीजिए, तो 5वीं का विद्यार्थी शिक्षक बनने का लक्ष्य रखता है और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वो प्रयत्नशील होता है। और उस प्रयत्न में वो क्या करता है, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करता है। फिर उसके बाद या तो ग्रेजुएशन करता है या बीएड, बीटीसी करके ट्रेनिंग ले करके फिर उसके बाद अपना कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे करके सीटेट क्वालिफाई करके शिक्षक बन जाता है। तो ये एक लंबी प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया में बहुत सारे प्रयास किए गए हैं छात्र के द्वारा। पहले वो 5वीं की कक्षा के विषय वस्तु को स्पष्ट रूप से पढ़ा और फिर उसके बाद 6वीं की कक्षा के विषय वस्तु को पढ़ा, 7वीं की कक्षा के विषय वस्तु को पढ़ा। तो
माय डियर गुड स्टूडेंट, मैं यहाँ पे क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ कि हर एक साल के कोर्स को, जैसे 5वीं के बाद 6वीं है तो 6वीं क्लास में लगभग 1 साल का ड्यूरेशन है। 1 साल के ड्यूरेशन में उसके विभिन्न प्रकार के शिक्षक उसको, विभिन्न विषयों के शिक्षक उसको विशेष विषय वस्तुओं का ज्ञान दिए होंगे, और वो भी कई घंटों के टुकड़ों में डिवाइड करके। जैसे 365 दिन तो क्लासेस नहीं चलती होंगी, लेकिन 210 दिन मान लीजिए, 200 दिन मान लीजिए, 200 दिन अगर क्लासेस चली हुई तो 200 दिन वर्किंग डे में वो विद्यार्थी क्या किया होगा, 200 दिन क्लास लिया होगा। और हर एक प्रत्येक दिन का जो शिक्षण रहा होगा, वो जो प्रत्येक दिन का शिक्षण रहा होगा वह शिक्षण क्या कहलाएगा, उद्देश्य कहलाएगा। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो आइए जान लेते हैं उद्देश्य के अर्थ एवं परिभाषा को। तो उद्देश्य वह है जिसकी प्राप्ति के लिए हम प्रयत्नशील होते हैं। उद्देश्य वह है जिसकी प्राप्ति के लिए कोई भी व्यक्ति प्रयत्नशील होता है, क्रियाशील होता है, कुछ क्रिया करता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, वह वस्तु जिसकी प्राप्ति, जिसे कोई व्यक्ति अपने प्रयासों या क्रियाओं के फलस्वरूप प्राप्त करने की इच्छा रखता है। उद्देश्य वह है, एक शॉर्ट टर्म गोल हम कह सकते हैं इसको, एक शॉर्ट टर्म एम भी कह सकते हैं हम इसको, एक शॉर्ट टर्म एक्सपेक्टेशन हम कह सकते हैं कि जिसे कोई व्यक्ति अपने प्रयासों या इच्छाओं के फलस्वरूप प्राप्त करने की इच्छा रखता है। अपने प्रयासों एवं क्रियाओं, माफ़ी चाहूँगा, अपने प्रयासों एवं क्रियाओं के फलस्वरूप प्राप्त करने की इच्छा रखता है। जो नेक्स्ट पॉइंट है, आइए उद्देश्य वह है जो हमें सूचित करता है कि हमें आगे कौन सी क्रिया करनी है। उद्देश्य वह है जो हमें ये बताता है कि हमें आगे कौन सी क्रिया करनी है। जैसे कि प्राथमिक विद्यालय के एक छात्र की हमने एग्जाम्पल लिया था, तो उस छात्र को शिक्षक बनना है तो वो आगे कौन सी क्रिया करेगा। 5वीं की कक्षा को पहले उत्तीर्ण करेगा, 6ठी की कक्षा में पढ़ेगा, 6ठी की कक्षा में मान लीजिए कि अगर उसको गणित विषय पढ़ना है तो गणित विषय के प्रत्येक क्लास को अटेंड करेगा, गणित विषय की अच्छी जानकारी लेगा, तब जाकर के वो 6ठी कक्षा को उत्तीर्ण कर पाएगा। तो जो उद्देश्य है वो ये सूचित करेगा कि आज की कक्षा में क्या पढ़ाया गया, कल की कक्षा में क्या पढ़ाया गया, परसों की कक्षा में क्या पढ़ाया गया, इत्यादि प्रकार की अनेक प्रकार की सूचनाओं को सूचित करेगा कि भाई हमें ये आगे करना है। हमें डेली की क्लास जो हमारे शिक्षक द्वारा पढ़ाई जा रही है उसको करना है, तभी हम जाकर के 6ठी की कक्षा को उत्तीर्ण कर पाएंगे, फिर 7वीं में पढ़ेंगे इत्यादि। ओके, तो नेक्स्ट जो पॉइंट है, शिक्षण प्रक्रिया के बाद ही प्राप्त किए जाते हैं। ये खास करके इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव का पार्ट है, इसको हम आगे चलकर इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव में डिस्कस करेंगे। तो ये जो उद्देश्य हैं ये शिक्षण प्रक्रिया के एक भाग हैं, छोटे अंग हैं। शिक्षण प्रक्रिया का एक छोटा रूप है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो यह कह रहा है कि लक्ष्य की ओर निर्देशित करते हैं, अर्थात उद्देश्य लक्ष्य की ओर निर्देशित करते हैं। किसे निर्देशित करते हैं? जो व्यक्ति लक्ष्य को निर्धारित करता है उस व्यक्ति को लक्ष्य की प्राप्ति हेतु जो निर्देश देते हैं कि ये कार्य करेंगे तो आप इस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। तो जो निर्देश देते हैं वो कौन होते हैं? उद्देश्य होते हैं। तो इसी बात को लिखा गया है कि लक्ष्य क्या है, लक्ष्य की ओर निर्देशित करते हैं उद्देश्य। उद्देश्य जो होते हैं वो लक्ष्य की ओर डायरेक्टेड होते हैं, निर्देश देते हैं कि ये क्रिया करनी है आपको आगे। नेक्स्ट पॉइंट कि ये छोटा लक्ष्य है। कहा जाता है कि उद्देश्य क्या है? सबसे छोटा लक्ष्य है, लक्ष्य का एक भाग ही है। जैसा कि हमने लक्ष्य वाले वीडियो में पढ़ा था कि बहुत सारे उद्देश्यों का जो कलेक्शन है, जो समूह है, वह लक्ष्य ही कहलाएगा। लक्ष्य का छोटा छोटा रूप उद्देश्य कहलाता है। कई सारे उद्देश्य मिलकर के लक्ष्य की प्राप्ति कराते हैं। तो
जो लक्ष्य होता है वह जो लक्ष्य है उसका छोटा रूप उद्देश्य है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, लक्ष्य की अनुभूति कराने वाले पद होते हैं, कौन होते हैं? उद्देश्य। उद्देश्य जो होते हैं क्या कराते हैं? लक्ष्य की अनुभूति कराते हैं हमें कि हमें कितने हद तक लक्ष्य की प्राप्ति हुई है। एक उद्देश्य पूर्ण हुआ, 2 उद्देश्य पूर्ण हुआ, तीसरा उद्देश्य पूर्ण हुआ। तो तीसरा उद्देश्य जैसे ही पूर्ण हुआ तो हमें पता चलेगा कि अभी हमने इतना उद्देश्य पूर्ण कर लिया है, आगे हमें अभी इतना प्रयास करना है। जैसे कि मान लीजिए कि 100 उद्देश्यों की पूर्ति का अगर लक्ष्य रखा गया है, तो अगर आप 5 उद्देश्य पूर्ति कर लेते हैं तो आप इस प्रकार से अनुमान लगाएंगे कि हमने 5 सीढ़ियां ऊपर चढ़ लिया है, हमने 5 उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया है। अब केवल 95 सीढ़ियां आगे चढ़नी है, हमें अब 95 उद्देश्य और प्राप्त करने हैं। तो ये क्या करते हैं, एक तरीके से जो उद्देश्य होते हैं लक्ष्य की अनुभूति कराते हैं। जैसे कि आप 95 स्टेप आगे ऊपर चढ़ गए हैं तो आपको ये अनुभूति कराएगा कि मैं पहले 5 स्टेप नीचे था, 5 स्टेप आगे आ गया हूँ। किधर आगे आ गया हूँ? लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ गया हूँ 5 स्टेप। अब केवल मुझे 95 स्टेप ही आगे बढ़ना है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपको लक्ष्य की वास्तविक अनुभूति होने लगेगी। तो जो उद्देश्य का काम होता है यही होता है कि लक्ष्य की अनुभूति कराना। नेक्स्ट, उद्देश्य छोटे, स्पष्ट और मापने योग्य होते हैं। जो उद्देश्य होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत ही स्पष्ट होते हैं और इन उद्देश्यों का मापन किया जा सकता है। इनको व्यवहार में अगर परिलक्षित किया जा रहा है तो उसको हम माप सकते हैं। तो यही बात कहा जा रहा है कि ये क्या होते हैं? मापने योग्य होते हैं। अगर किसी भी प्रकार का आप उद्देश्य रखते हैं, मान लीजिए कि शिक्षण करने के पश्चात छात्रों में ये परिवर्तन आएंगे, तो ऐसा परिवर्तन जिसे आप माप सकते हैं वही उद्देश्य कहलाएगा। ऐसा नहीं कि जिसे आप माप ही ना सकें वो उद्देश्य कहलाएगा, बिल्कुल नहीं। अभी हम स्मार्ट डेफिनेशन का बात करेंगे आगे चल करके, अभी भी कर सकते हैं लेकिन आगे उचित होगा स्मार्ट के बारे में चर्चा करना। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं कि कोर्स के परिवर्तित होने में ये परिवर्तित होते रहते हैं। उद्देश्य का कहना है कि जैसे जैसे कोर्स परिवर्तित होता रहता है वैसे वैसे उद्देश्य परिवर्तित होता रहता है। जैसे कि फिजिक्स का अलग उद्देश्य होगा, केमिस्ट्री का अलग उद्देश्य होगा, हिस्ट्री का अलग उद्देश्य होगा। ऐसा बालक जो हिस्ट्री का शिक्षक बनना चाहता है तो उसका उद्देश्य अलग होगा। हालांकि शिक्षक बनना उसका लक्ष्य है लेकिन उद्देश्य उसका अलग होगा। क्या करेगा? मान लीजिए कि हिस्ट्री का अगर वो शिक्षक बनना चाहता है तो वो हिस्ट्री की विषय वस्तु को पढ़ेगा और हिस्ट्री की छोटे छोटे क्लासों को कंप्लीट करेगा। अगर गणित का शिक्षक बनना चाहता है तो गणित के छोटे छोटे क्लासों को कंप्लीट करेगा, गणित की डेली की क्लास को अटेंड करेगा और उसको प्राप्त करेगा, उसके कोर्स को कंप्लीट करेगा, राइट। तो ये जैसे जैसे कोर्स परिवर्तित हो जा रहा है, गणित का कोर्स और विज्ञान का कोर्स और फिर इतिहास का कोर्स, जैसे जैसे कोर्स बदलता रहता है वैसे वैसे उद्देश्य भी बदलते रहते हैं। ठीक उसी प्रकार से लक्ष्य भी बदलते रहते हैं। जैसे जैसे कोर्स परिवर्तन होते रहते हैं उसी प्रकार से लक्ष्य भी बदलते रहते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट होता है कि लक्ष्य के छोटे भाग हैं। अभी हम लोगों ने चर्चा किया था कि ये जो है उद्देश्य होते हैं, लक्ष्य का छोटा रूप होते हैं, लक्ष्य की अनुभूति कराने वाले पद होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हाँ अभी ये पॉइंट था पिछले स्लाइड पे कि ये व्यवहार में मापने योग्य होते हैं। इनको उद्देश्य क्या होते हैं? उद्देश्यों को हम माप सकते हैं। उद्देश्य को हम किसी भी प्रकार के टूल्स और टेक्निक्स की मदद से मेजर कर सकते हैं कि छात्र के अंदर क्या एक्सपेक्टेड चेंज आया है या वह व्यक्ति जो लक्ष्य रखता है उस व्यक्ति के अंदर क्या क्या परिवर्तन आए हैं, उन परिवर्तनों को वो माप सकता है। तो उद्देश्य वो होते हैं जो व्यवहार में मापने योग्य होते हैं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट जो है, उद्देश्य यह बताते हैं कि किसी ऐच्छिक परिणाम की प्राप्ति हेतु कौन सी क्रिया करनी उचित होगी। जैसे कि
विद्यार्थी शिक्षक बनना चाहता है तो शिक्षक बनने के लिए क्या करेगा कि वह शिक्षक बन जाएगा? शिक्षक बनने के लिए कौन कौन सी क्रिया करनी पड़ेगी? क्या शिक्षक बनने के लिए गंगा का स्नान कर लेगा शिक्षक बन जाएगा? जी बिल्कुल नहीं। आप सभी लोग जानते होंगे शिक्षक करने के लिए उसको पहले ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। ट्रेनिंग लेने के बाद सीटेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगर सीटेट नहीं भी क्वालिफाई होता है, एकेडमिक मेरिट बन जाती तो शिक्षक बन जाता है। तो एटलीस्ट उसको क्या करना पड़ेगा? ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, बीएड करना पड़ेगा या डीएलएड करना पड़ेगा। तो वही बात यह कहता है कि उद्देश्य बताते हैं कि हमें ऐच्छिक परिणाम, जो परिणाम प्राप्त करना है, उस परिणाम की प्राप्ति हेतु कौन कौन सी क्रिया करनी होगी। तो इस उदाहरण से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि कौन कौन सी क्रिया करनी होगी है शिक्षक बनने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट जो है वह है कुछ एग्जाम्पल्स हैं उद्देश्य के। अभी इसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल में बात करेंगे आगे चल करके। तो उद्देश्य की कुछ एग्जाम्पल है, मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर दूंगा। इसका हिंदी में मैंने स्लाइड नहीं बनाया है, इसको पढ़ लेते हैं। उद्देश्य कुछ इस प्रकार से होते हैं। ये कुछ सामान्य उद्देश्य हैं और कुछ विशिष्ट उद्देश्य आगे लिखे गए हैं। इन सामान्य और विशिष्ट उद्देश्यों की चर्चा मैं अगली स्लाइड में करूंगा। आप तनिक भी घबराइए मत। आई होप कि आप सभी लोगों को सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो कुछ एग्जाम्पल हैं उद्देश्य के, जैसे कि बाय द एंड ऑफ कोर्स द लर्नर शुड बी एबल टू डेवलप अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लर्निंग मैथमेटिक्स। कोर्स की समाप्ति के बाद छात्र क्या करेंगे? गणित अधिगम करने की तरफ सकारात्मक दृष्टिकोण रखेंगे। इस प्रकार से भी आप उद्देश्य बना सकते हैं। या एक शिक्षक जो कुछ पढ़ाता है और पढ़ाने के बाद यह कहता है कि पढ़ाने से पहले कुछ योजना तैयार कर लेता है और उस योजना में इस प्रकार का स्टेटमेंट कहता है कि लर्नर शुड बी एबल टू डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लर्निंग मैथमेटिक्स, कि छात्र गणित अधिगम के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने चाहिए। पढ़ाने के बाद छात्रों के अंदर सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होने चाहिए। फिर उसके बाद कह रहा है, जो नेक्स्ट पॉइंट है कि लर्नर शुड बी एबल टू डेवलप इन्वेस्टिगेटिव स्किल इन मैथमेटिक्स। लास्ट सेकेंड की मैं बात किया हूँ, बाकी को छोड़ दिया हूँ, कि छात्र छानबीन करके गणित में जो इन्वेस्टिगेटिव स्किल है वो इन्वेस्टिगेटिव स्किल छात्रों में विकसित होने चाहिए। इस प्रकार के कोई शिक्षक उद्देश्य लेकर के जाते हैं क्लास में, राइट। जो नेक्स्ट है इसके बाद लास्ट वन, आइडेंटिफाई कंक्रीटाइज, सिंबलाइज एंड यूज मैथमेटिकल रिलेशनशिप इन डेली लाइफ। तो कहने का तात्पर्य यह है, शिक्षक इस प्रकार का स्टेटमेंट बना करके जाता है कि कक्षा में शिक्षण करने के पश्चात छात्र क्या कर पाएंगे? छात्र गणितीय अवधारणाओं, संबंधों को दैनिक जीवन में पहचान पाएंगे, मूर्त कर पाएंगे, संकेत कर पाएंगे और उनका क्या उपयोग है उसको समझ पाएंगे। या ऐसे भी कह सकते हैं इसको, टेक्निकली जो टर्म्स लिखा गया उस टर्म्स की हिसाब से आप सोच रहे होंगे, तो उसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है कि कक्षा संपूर्ण होने के बाद या कोर्स कंप्लीट होने के बाद छात्र दैनिक जीवन में गणित के उपयोग को समझने के योग्य होने चाहिए। इस प्रकार से कोई एक शिक्षक स्टेटमेंट लेकर के जाता है क्लास में। और ये जो एग्जाम्पल अभी लिखा गया है आपके सामने, ये सभी क्या है? गणित शिक्षण के उद्देश्य हैं। जो नेक्स्ट है वो उद्देश्यों का ही एक पार्ट है जिसको हम लोग स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव आगे चल करके पढ़ेंगे। वो कुछ इस प्रकार से रहेगा कि आफ्टर द एंड ऑफ द
क्लास, आफ्टर द एंड ऑफ द क्लास, यहाँ पे कुछ चीज़ें मिसिंग हैं जो कि मैं स्टेटमेंट के द्वारा क्लियर कर रहा हूँ कि आफ्टर द एंड ऑफ द क्लास स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफाइन ट्रायंगल। मान लीजिए कि एक शिक्षक कोई त्रिभुज को पढ़ा दिया है और त्रिभुज पढ़ाने के पहले वो कुछ स्टेटमेंट लिखा है और इस स्टेटमेंट को ही हम उद्देश्य कहते हैं। और ये स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार से हैं कि ट्रायंगल चैप्टर पढ़ने के बाद छात्र ट्रायंगल को परिभाषित करेंगे या करने के योग्य हो जाएंगे। नेक्स्ट जो है स्टूडेंट विल बी एबल टू गिव एग्जाम्पल ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के एग्जाम्पल दे पाएंगे। नेक्स्ट जो है स्टूडेंट विल बी एबल टू रिकॉल द कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ ट्रायंगल, छात्र त्रिभुज की परिभाषा और अवधारणा का प्रत्यास्मरण कर पाएंगे या करेंगे या करने के योग्य हो जाएंगे। तो इस प्रकार से भी उद्देश्य लिखे जाते हैं। ये उद्देश्य का ही पार्ट है, बस अंतर इतना ही है कि यह जो स्लाइड आपके सामने अभी वर्तमान में है यह स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है और इसके पीछे जो ऑब्जेक्टिव लिखेंगे ये जनरल ऑब्जेक्टिव है। तो आइए नेक्स्ट के ऊपर बात कर लेते हैं। नेक्स्ट एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। एम्स और ऑब्जेक्टिव में अब आपको थोड़ा सा डिफरेंस मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि इसमें क्या वास्तविकता क्या है। अभी आपके सामने 3 फिगर बनाए गए हैं। इस 3 फिगर में देखिए सबसे जो छोटा फिगर है वो है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स का, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स का सबसे छोटा। फिर उससे बड़ा जो फिगर है एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव का और सबसे बड़ा फिगर है एम्स का। इसका मतलब एम्स सबसे बड़े होते हैं, उससे छोटे एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स से छोटे कौन से होते हैं? इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं माय डियर गुड बॉय। और भी बताना चाहता हूँ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव के भी 2 पार्ट होते हैं जिसको हम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव और जनरल ऑब्जेक्टिव कहते हैं। तो इसमें आप 2 पार्ट और बना सकते हैं। इसी जो वायलेट कलर का जो सर्किल है इसमें आप दो सर्किल और बना सकते हैं, एक को स्पेसिफिक और एक को जनरल ऑब्जेक्टिव। और ये जो ग्रीन कलर और वायलेट कलर का है ये दोनों ही ऑब्जेक्टिव के पार्ट हैं, अर्थात एम्स ऑब्जेक्टिव का एक पार्ट है, राइट। तो अभी हम आपको थोड़ा सा क्विक समरी देना चाहते हैं कि अभी हमने पढ़ा कि उद्देश्य क्या होते हैं। उद्देश्य को हमने पढ़ा कि उद्देश्य वह होते हैं जो हमारा मार्ग प्रशस्त करते हैं। उद्देश्य वह होते हैं जो हमें यह सूचित करते हैं कि हमें कौन सी आगे क्रिया करनी है। उद्देश्य जो हमें लक्ष्य की अनुभूति कराते हैं। उद्देश्य वो होते हैं जो लक्ष्य की तरफ निर्देशित करते हैं। और फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि जनरल उद्देश्य क्या है और विशिष्ट उद्देश्य क्या है। एक एग्जाम्पल के तौर पे उद्देश्य का एग्जाम्पल पढ़ा। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा एम्स और ऑब्जेक्टिव में अंतर क्या है और उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग उद्देश्य के प्रकार। तो उद्देश्य खास करके 2 प्रकार हैं। अभी इसके पहले मैंने बताया था आपको कि उद्देश्य के 2 प्रकार होते हैं, एक एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव और दूसरा इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। तो ये उद्देश्य के 2 प्रकार हैं, इंस्ट्रक्शनल शैक्षिक उद्देश्य और अनुदेशात्मक उद्देश्य। तो माय डियर गुड बॉय आज की चर्चा में बस इतना ही। अब जो डिटेल में बातें होंगी हमारी और आपकी तो वो होगी एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव क्या है और इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव क्या है। तो नेक्स्ट टॉपिक पे ऊपर हम लोग अगली क्लास में बात करेंगे। एक बार पुनः मैं आप लोगों को क्विक समरी दे देना चाहता हूँ। आज हमने बात किया ऑब्जेक्टिव के ऊपर। ऑब्जेक्टिव में हमने ऑब्जेक्टिव की डेफिनेशंस को पढ़ा। डेफिनेशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि वो होते हैं जो हमें लक्ष्य की ओर निर्देशित करते हैं, लक्ष्य के छोटे रूप होते हैं, विशिष्ट होते हैं, मापने योग्य होते हैं, व्यवहार में मापने योग्य होते हैं और लक्ष्य की अनुभूति कराते हैं, लक्ष्य की ओर निर्देशित होते हैं, लक्ष्य का छोटा रूप होते हैं और बहुत सारे उद्देश्यों का जो समूह होता है वो लक्ष्य होता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल पढ़ा कि इसके एग्जाम्पल इस प्रकार से हैं कि गणित पढ़ने के बाद छात्र गणित विषय के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे या कर पाएंगे या करेंगे और या करने चाहिए। और फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि गणित
विषय पढ़ने के बाद छात्र गणित विषय का अपने दैनिक जीवन में प्रयोग कर पाएंगे। ये भी एक उद्देश्य का ही पार्ट है। और फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि गणित शिक्षण के कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के बारे में। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव खास करके एक चैप्टर को लेकर के कि कोई शिक्षक ट्रायंगल पढ़ाता है तो उस ट्रायंगल पढ़ाने के दौरान वो कुछ कथन लिखता है जिसे हम उद्देश्य कहते हैं। वो कथन कुछ इस प्रकार से होता है कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस चैप्टर स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफाइन द ट्रायंगल, स्टूडेंट विल बी एबल टू गिव द एग्जाम्पल ऑफ ट्रायंगल। इस प्रकार से जो उद्देश्य है वो, इस प्रकार से जो कथन लिखे गए हैं उसे हम लोग विशिष्ट उद्देश्य कहते हैं, या उद्देश्य के ही एक पार्ट कहेंगे हम लोग। हिंदी में मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ इसी को कि छात्र त्रिभुज को परिभाषित कर पाएंगे, छात्र त्रिभुज की परिभाषा और अवधारणा का प्रत्यास्मरण कर पाएंगे, छात्र त्रिभुज से संबंधित उदाहरण दे पाएंगे। और फिर उसके बाद हम लोगों ने एक ग्राफ के माध्यम से एम्स और ऑब्जेक्टिव में अंतर पढ़ा। और उसमें हम लोगों ने देखा था कि एम्स के अंतर्गत ऑब्जेक्टिव आते हैं। ऑब्जेक्टिव के दो पार्ट होते हैं, एक होते हैं इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव और एक होते हैं एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव से काफ़ी कुछ बड़ा होता है। और इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव के अंतर्गत दो चीज़ें आती हैं, एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव और जनरल ऑब्जेक्टिव। और फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव में हमने देखा था कि ऑब्जेक्टिव के मुख्यतः दो प्रकार हैं, एक एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव और दूसरा इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। तो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव खास करके एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव खास करके क्लासरूम में जो इंस्ट्रक्शन दिया जाता है उससे संबंधित बातें होंगी। तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।